तो हम यहाँ केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के क्लासिफिकेशंस देखे थे। इस बार अब हम क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। क्वांटिटेटिव नाम से ही समझ आ रहा है कि मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल अच्छे से बोल सकता हूँ कि कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है कितने सॉल्वेंट में या कितने सॉल्यूशन में। तो इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। क्या क्या इनका हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप। तो यहाँ हम टोटल 10 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। 10 ये है क्या, इजी है, सारे सिमिलर है, थोड़ा कम ज़्यादा है, समझने से ही हो जाएंगे। तो ये रहा वो 10 टाइप्स। एक है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन जिसे हम ppm भी कहते हैं। फिर है स्ट्रेंथ, फिर नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये मोलारिटी है और ये मोलालिटी है, ठीक है। आर है और एल है, अलग अलग है। तो इनको समझने के पहले इन सारे तरीक़ों से हम एक्चुअली क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एग्जैक्टली कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला है या कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला है। मैं क्यों ये दो बात कहा अभी आपको समझ आता है। देखिए, जब भी एक सॉल्यूशन बन रहा है तो 3 चीज़ें हैं। मेरे पास एक कंटेनर में सॉल्यूट है, मेरे पास एक कंटेनर में सॉल्वेंट है, और दोनों को जब मिला दूंगा तब मेरे पास एक कंटेनर में सॉल्यूशन आएगा। और ये समझने वाली बात है कि जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो इस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मिला हुआ है। हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही मिला है, ठीक है। तब ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अब जब मैं मास परसेंटेज की बात करता हूँ, देखिए मास परसेंटेज तो अगर मैं दो चीज़ को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो मास परसेंटेज ऑफ पहला चीज़ मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। इसे हम कहते हैं मास परसेंटेज। कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ सकेंगे। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5% मास बाय मास ऑफ एक NaCl सॉल्यूशन बनाया हूँ, ऐसा मैंने कह दिया कि मेरे पास एक 5% मास बाय मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि 5% है ना, मतलब कि 5 ग्राम ऑफ NaCl और बाकी कितना 95 ग्राम ऑफ वाटर, ये मिलाकर एक 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है ना। ये हमें समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है, 5 ग्राम मास बाई मास ऑफ NaCl का मतलब है कि इनमें 5% जो भी हमारा सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन, उनमें से 5% सॉल्यूट है तो बाकी 95% सॉल्वेंट होगा। यही बात यहाँ पर कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में, ये आपको समझना है। रिलेशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। सॉल्यूट 5% है और बाकी जो भी है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर मैं यही बात करूँ इसमें वॉल्यूम परसेंटेज में, तो ये सारी चीज़ें जैसे हमने मास में किया तो ये ग्राम में था, 5 ग्राम ऑफ NaCl एंड 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज है तो अब ये सारी बातें वॉल्यूम में होगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं 5 ग्राम 95 ग्राम लिया हूँ, इसके जगह आप 5 किलो एंड 95 किलो भी ले सकते हैं। आप 5 मिलीग्राम 95 मिलीग्राम भी ले सकते हैं। बस यही कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं पाउंड लूँ, आउंस लूँ, कोई भी वेट का कोई भी दूसरा फॉर्म ले लो, सॉरी मास की कोई भी दूसरा फॉर्म ले लो, तो दोनों एक ही बात होंगे।
5 ग्राम को 5 ग्राम NaCl को मैंने 95 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है, तो हमें एक सॉल्यूशन मिला। अगर मैं 5 किलो ऑफ NaCl को 95 किलो ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया हूँ तो मुझे सेम सॉल्यूशन मिला। ये सेम ही है, दोनों ही 5% मास बाई मास होंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर भी फिर मैं लिखूँ A, अगर ये ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जो A और B दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो यहाँ भी सेम, जस्ट मास की जगह वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू 100। ठीक है, इनका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ, मैं बोलता हूँ कि एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैंने 10 ml ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम का यूनिट मिलीलीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं मिलीलीटर में बात कर रहा हूँ, तो 10 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल इन 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इस टाइप की एक सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 10 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल है और 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर है। याद रखिए दोनों में ही क्या इन्वॉल्व है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन्वॉल्व है। यहाँ भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन्वॉल्व है, कहीं भी मैंने सॉल्यूशन की बात नहीं की है। जब 10% लिख रहा हूँ मतलब 10% हमारा सॉल्यूट है, बाकी 90% हमारा सॉल्वेंट है। जब मैं 5% लिख रहा हूँ मतलब 5% हमारा सॉल्यूट है, बाकी 90% हमारा 95% हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, इस टाइप से तो ये समझ आए। यहाँ पर मैं 10 लीटर भी कर सकता हूँ कि 10 लीटर ऑफ एल्कोहल को अगर मैं 90 लीटर ऑफ वाटर में मिलाऊँ तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अब तीसरी बात है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देख कर ही समझ आ रहा होगा, अब हम मास और वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे, लेकिन किसका, ये एक समझने वाली बात है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इनमें ऐसा होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में दिस इज इक्वल्स टू, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास किस में है, मान लीजिए ग्राम में है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ, अब आता है यहाँ पर चेंज सॉल्यूशन। अब ये रिलेशन हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में नहीं रहा, अब ये रिलेशन हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के बीच में हो गया है। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले पूरा, मिलीलीटर इंटू 100। ये भी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, लेकिन अगर मैं अभी ऐसे लिखूँ एग्जांपल के लिए यहाँ पर कि 5% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन अब मैं बनाया हूँ। देखिए हाँ, यहाँ पर ही ये समझने वाली बात है। पहले मैं 5% मास बाई मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन बनाया था, इनका ये मतलब हो रहा था कि 5 ग्राम ऑफ NaCl को मैंने 95 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि मैं 5% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन बनाया हूँ, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैंने 5 ग्राम, क्योंकि मास पर वॉल्यूम है, ये मास किसके लिए, ये मास हमारा सॉल्वेंट के लिए, सॉरी सॉल्यूट के लिए, और ये वॉल्यूम किसके लिए, ये वॉल्यूम हमारा अब सॉल्वेंट के लिए नहीं है, ये वॉल्यूम अब हमारा सॉल्यूशन के लिए है। यही बात इम्पोर्टेंट है, समझने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन का ये मतलब हुआ ये 5 ग्राम ऑफ NaCl को इज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml ऑफ, अगर मैं सॉल्यूशन को लूँ तो इस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं सॉल्यूशन जो बना है ना, वो सॉल्यूशन को मैं अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर एक कंटेनर में लूँ, इस कंटेनर में 100 ग्राम सॉल्यूशन लूँ, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन लूँ, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, 100 ml सॉल्यूशन अगर मैं लूँ इस कंटेनर में, तो इस 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व है। ठीक है, अब सॉल्यूट कितना है इनमें, ये सब फिर से कैलकुलेशन वाली बात है, क्योंकि अभी यहाँ मास और वॉल्यूम है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो ऐसे डायरेक्टली 100 से
5 को मैं माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ये ml में है, ये ग्राम में है, वो बाद में हम समझेंगे। पहले सिर्फ इतना समझते हैं कि मास बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, कि इनमें क्या मिला है। यहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 5% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन हुआ। ठीक, इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ ये सब डिजॉल्व है इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा भी लिख सकता हूँ, इनको अगर मैं 1000 बनाऊँ 1 लीटर, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि 50 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 1 लीटर, या 1000 ml मतलब ही तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारी बातें एक ही होगी कि इट इज़ 5% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो ये हमें उम्मीद करते हैं समझ आ चुकी है। अब पार्ट्स पर मिलियन ppm, ये भी सेम बात है। यहाँ भी हम मास ऑफ द सॉल्यूट की बात करेंगे बाई यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, दोनों ही मास है लेकिन यहाँ पर, लेकिन जैसे यहाँ पर मास था एक सॉल्यूट का और नीचे मास था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अलग अलग। यहाँ पर मास कैसा है, नंबर 4, अगर मैं ppm की बात करूँ पार्ट्स पर मिलियन, तो ppm ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अब ये 10⁶ क्यों आया, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है। मिलियन मतलब ही होता है, मिलियन मतलब होता है 10⁶, बिलियन मतलब होता है 10⁹, तो ये 10⁶ है। अब मैं 1 kg में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं 10⁶ मतलब 1000 kg में इंटरेस्टेड हूँ। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल के लिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिनमें 4 ppm ऑफ क्लोरीन है, 4 ppm क्लोरीन इन वाटर सैंपल। एक वाटर सैंपल मैं लिया हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन 4 ppm है। ठीक है, एक वाटर सैंपल हमारे पास है जिनमें मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज़ 4 ppm। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं, इसका मतलब ये हुआ कि 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन है प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। वाटर नहीं कह रहा मैं, वाटर सैंपल कह रहा हूँ। वाटर सैंपल मतलब सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में इसमें दोनों इन्वॉल्व है, वाटर भी इन्वॉल्व है और क्लोरीन भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये वाटर सैंपल है, मतलब ये सॉल्यूशन है एक जिनमें वाटर और, सीधी सी बात है ना, यही तो, ये वाटर है, ये हमारा क्लोरीन है, दोनों मिला दिया तो ये हो गया हमारा वाटर सैंपल या क्लोरीन वाला वाटर। तो ये क्लोरीन वाले वाटर की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 10⁶ क्लोरीन वाला वाटर लूँ तो उनमें 10⁶ ग्राम ऑफ क्लोरीन वाला वाटर लूँ तो उनमें 4 ग्राम क्लोरीन है, ये हमें पता चल रहा है। यहाँ पर भी फिर किन के बीच में रिलेशन है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन है। ये आपको समझ आ रहा है। तो ये भी एक समझने वाली यहाँ पर बात है कि मैं अगर यहाँ पर 4 ppm का कह रहा हूँ, मतलब कि 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन इन 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। अगर मैं ऐसे कहूँ कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज़ 5 ppm, इसका क्या मतलब हुआ कि वही बात कि 5 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ एयर। अब ये एयर क्या है, ये क्या सॉल्वेंट है, नहीं, ये एक सॉल्यूशन है, ये फाइनल बातें है। जैसे यहाँ वाटर सैंपल वैसे यहाँ एयर। इसे ग्राम के जगह अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम में, क्योंकि ये रेशियो है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। ठीक है, ये हमने यहाँ से समझा पार्ट्स पर मिलियन। आगे देखते हैं।
स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसे कहेंगे? स्ट्रेंथ होगा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सीधी सी बात है। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ ग्राम्स। हाँ, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ, फिर से सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, 1 लीटर सॉल्यूशन मैंने लिया, 1 लीटर मैंने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्यूशन लिया हूँ, सॉल्वेंट मत समझिएगा इसे। मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, इनमें कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है, सॉल्यूट इन ग्राम, कितना ग्राम सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व है, उसे हम कहेंगे स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिनका स्ट्रेंथ है 8, ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, इज़ 8। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 8 ग्राम, फिर से हाँ नंबर ऑफ ग्राम्स है ना, इसलिए 8 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 1 लीटर, 2 बार एल हो गया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन नॉट 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में ये भी आ जाता है, 8 ग्राम भी आ जाता है, ठीक है, ये हमने यहाँ से समझा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन हाफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक ही बात हुआ, ये भी समझ सकते हैं। हाफ लीटर को मैं फिर 500 ml भी लिख सकता हूँ। तो ये सारी बातें आपको समझ लेनी होगी समय समय पर। इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, 250 ml ऑफ वाटर, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये भी, ये सारी चीज़ एक ही दिखा रही है कि इनका स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन कितना है, 8। तो हमने स्ट्रेंथ समझा। अब देखिए, अभी तक जो भी देख रहे हैं सारे में रिलेशन किनके किनके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में ही है। सिर्फ ये पहले 2 में हमने देखा था कि 5% जब मैं लिख रहा हूँ तो 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 95 ग्राम ऑफ वाटर है। 10 ग्राम जब मैं लिख रहा हूँ तो 10 ग्राम ऑफ 10% लिख रहा हूँ तो 10 पर ml ऑफ एल्कोहल इन 90 ml ऑफ वाटर है। वॉल्यूम में है, यहाँ पर मास में, लेकिन ये दोनों में ही हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में रिलेशन देखा है। बाकी सारे में हमने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन आ रहे हैं। अब सारे हम वैसे ही देखेंगे। अब यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्मलिटी, ये भी एक तरीका है कॉन्सेंट्रेशन बताने का। अब यह नॉर्मलिटी का क्या मतलब हुआ? नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट करते हैं और इनका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर, सॉल्यूशन लीटर में होनी चाहिए। ये हमारा नॉर्मलिटी। क्या समझ आ रहा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब मैं यहाँ पर मास की बात नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, अब मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ। अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और उनके नंबर्स कितने होंगे, ये अब समझने वाली बात है। तो समझते हैं पहले ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड अगर मैं लूँ तो ये ऐसा लिखने में होता है CH2CO4.2H2O, मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी इनके साथ अटैच रहते हैं। ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जिसे हम कहते हैं, उसकी बात करूँ तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है
कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, क्योंकि ये 2 एटम है, प्लस 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है। साथ में ये भी प्लस 2 बार में लिखता हूँ क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 और प्लस 16 इंटू 1, एक ही है 16 इंटू 1। अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूँ तो ये 126 इनका मॉलिकुलर वेट है, 126। अगर ये मैं मोलर मास कहूँ तो ये 126 ग्राम हो जाएगा ऐसा। तो ये इनका मोलर मास मैं लिख सकता हूँ, मोलर मास। एक मोल मतलब क्या, 6 इंटू 6.023 इंटू 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूँगा मैं अगर इस ऑक्सैलिक एसिड का, तो उनका मास होगा 126 ग्राम। मॉलिकुलर वेट भी ऐसा ही है 126 ग्राम। अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, अब यहाँ बात करना है हमें ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा, इसके पहले अब हम देखेंगे बेसिसिटी। अब आप सोचेंगे ये कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी हमने पहले पढ़ा था कि डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड, मतलब एक ऐसा एसिड जो एक से अधिक बार बेस से रिएक्ट कर सकता है। जैसे ये आप देखिए, ये हाइड्रोजन इनमें 2 है। हमने ऐसा पढ़ा था ना कि एक हमारे पास एसिड होता है HCl। अगर मैं इससे एसिड किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन दे सकता है। ये एक हाइड्रोजन मतलब एक मॉलिक्यूल एक ही बार हाइड्रोजन दे सकता है ये। तो ये हमारा हो गया मोनोबेसिक एसिड, ये एक बार ही बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर H2SO4 है तो यहाँ देखिए ये 2 बार इनके पास 2 हाइड्रोजन है, तो पहले एक हाइड्रोजन देकर ये HSO4 बनेंगे, फिर दूसरे हाइड्रोजन को देकर ये SO4 बनेंगे। तो ये 2 बार हाइड्रोजन को दे सकते हैं, मतलब 2 बार ये बेस के संग रिएक्ट कर सकते हैं। एक बार रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा और दूसरी बार रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा। वैसे ही उसे ही बेसिसिटी कहते हैं। तो वैसे ही आप देखिए ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इनके पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब इनकी बेसिसिटी 2 है, तो इनकी बेसिसिटी 2 लिख दिया, ठीक है। अब आता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड होगा ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, यही होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। तो इतनी सारी बातें जस्ट ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताने के लिए कहा था। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए ये क्या होगा, 126 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 63 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है ऑक्सैलिक एसिड का, 63 ग्राम। तो अगर मैं 1N सॉल्यूशन मैं ऐसा लिखूं, जैसे एग्जांपल है ये, हाँ, कि मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 1N सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मलिटी, तो 1N सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस ऑक्सैलिक एसिड में 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। एक नंबर कितना है, 63, मतलब इस सॉल्यूशन में हमारा 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने कहा। अगर हम कहें कि मैंने एक 2N सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बनाया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना है इनमें, 2 है इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व्ड है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे हम कहेंगे कि हमारे पास 2N सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है।
तो वैसे ही अगर हम यहाँ 2n के जगह 0.2n सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो इसका यही मतलब है कि हमारे पास 12.6 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व्ड है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। ये मतलब होता है हमारा 0.2n सॉल्यूशन का। 1n सॉल्यूशन 2n सॉल्यूशन का ये मतलब है कि 126 ग्राम है, और 1n सॉल्यूशन का ये मतलब है कि उसमें 63 ग्राम। 63 क्यों? क्योंकि n का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ये कैसे निकलता है, ये जैसे हमने देखा, सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकला है तो उसे हमें बेसिसिटी से, इस बेसिसिटी को हम n फैक्टर भी कहते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं और n फैक्टर। तो इस n फैक्टर से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे H2 है जो हमने पहले डिस्कस किया, तो इसका बेसिसिटी 2 है, तो मैं मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी डिवाइड कर रहा हूँ 63, तो ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। तो कितने सारे ग्राम इक्विवेलेंट है? अगर मैं 1n ले रहा हूँ मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कितना वेट होता है? 63 ग्राम। Therefore 1n solution of oxalic acid means it is 63 gram of oxalic acid present in 1 liter of solution. 2n means it is 126 gram of oxalic acid present in 1 liter of solution. ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ ऑक्जेलिक एसिड की जगह कुछ और अगर होता तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम अलग से निकालते, और फिर 1n सॉल्यूशन ऑफ कुछ और मटेरियल विल बी दैट मच ऑफ द ग्राम ऑफ दैट मटेरियल। ये 63 फिर नहीं रहेगा, ये कुछ दूसरे वेट हो जाएंगे। ठीक है, अब नॉर्मलिटी के बाद हम देखेंगे मोलैरिटी। इसे हम m से डिनोट करते हैं, और ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फिर से सॉल्यूशन इन लीटर, इतनी सी बात है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यही बात है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि आई हैव 1m सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, फिर से ऑक्जेलिक एसिड ही लेते हैं समझने के लिए। तो इसका क्या मतलब होता है? 1m मतलब कि 1 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोल में कितना उनका वेट होगा, कितना ग्राम होगा? तो 1 मोल की ग्राम तो हमें पता है, 1 मोल मतलब हो कि इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें निकालना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट, जिसे हम मोलर मास भी कह सकते हैं, और मोलर मास जो समझने में आसान हो। मोलर मास मीन्स 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस का जितना मास होता है उसे मोलर मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी उसे ही कहते हैं। तो क्या होगा ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला? जैसे हमने पहले देखा H2C2 और O4.2H2O। तो इसे जैसे हम पुट करेंगे हमें 126 ग्राम ही मिलेगा। यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसे निकाल के देख चुके हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट 126 ग्राम। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे। तो 1 मोल्स की बात करें, 1 मोल में 126 ग्राम ही होता है। एक्चुअली 1m सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का ये मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, और 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का कितना वेट है? 126 ग्राम। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1m सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का ये मतलब है कि हमारा 126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है बस, ये हम सॉल्यूशन की बात करें। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, और 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का वेट है 126 ग्राम।
ऊपर में क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड था, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का वेट था 63। तो ये हमें समझना है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फॉर्मेलिटी। इसमें इस फॉर्मेलिटी को हम एफ से डिनोट कहते हैं। यहाँ पर भी सेम है, नंबर ऑफ ग्राम, वहाँ इक्विवेलेंट वेट था, यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं ना, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि जितना मोल्स होंगे उतना ही मॉलिक्यूलर वेट होगा। अगर 1 मोल है, 1 मोल, तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट 126 ग्राम है इसके लिए। अगर 2 मोल होता तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाते, 2 इंटू 126 ग्राम। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट। यहाँ पर है फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन फिर से लीटर। ये तीनों ही एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये ग्राम फार्मूला वेट क्या होता है, तो हमने जैसे 11 में भी ये सीखा था, फार्मूला वेट किसी भी एक कंपाउंड का, और जनरली ये किस कंपाउंड के होते हैं, आयनिक कंपाउंड के होते हैं। जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें तो हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि NaCl Na2Cl2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, या Na3Cl3 ऐसे एग्जिस्ट करता है, या Na4Cl4 ऐसे एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें ये पता है कि हर एक Na आयन के लिए एक Cl आयन एग्जिस्ट करता है, तभी ये NaCl एक कंपाउंड है। तो इसलिए चाहे मैं ये नहीं जानता कि किस रेशियो में एक दूसरे के साथ एक्चुअली कॉम्बाइंड है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर Na और Cl रहेगा। तो हम इस केस में जो ये फॉर्मूला लिखते हैं इसे हम कहते हैं फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे इस अगर रियल में हो सकता है कि हमारा NaCl मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो ये हुआ हमारा NaCl का मॉलिक्यूल, और ये हुआ उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हमारा NaCl का एम्पिरिकल फार्मूला है। ये जस्ट ऐसे उल्टा लिखा है, एम्पिरिकल फार्मूला समझना है इसे, एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा। और इस एम्पिरिकल फार्मूला का जो वेट होगा उसे हम कहेंगे फार्मूला वेट, फार्मूला वेट। तो ये NaCl का फार्मूला वेट क्या है, Na का वेट होता है हमें पता है 23, और Cl का होता है 35.5। तो इसे मैं ऐड करूँ तो 58.5 ग्राम लिख सकता हूँ, ग्राम फार्मूला वेट। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 1F सॉल्यूशन है ऑफ NaCl, तो इसका यही मतलब होगा कि हमारे 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम 1 लीटर सॉल्यूशन का एक सैंपल लेंगे तो ये 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 58.5 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व्ड है। अगर ये सॉल्यूशन को मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ 1F सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो देखिए ये तीन जो हमने देखा, एक है नॉर्मलिटी, एक है मोलैरिटी, और एक है फॉर्मेलिटी। इन तीनों में ही हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सब सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन हमारा न्यूमरेटर अलग है। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मलिटी, वहाँ पर हमारा न्यूमरेटर था ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी, ये नॉर्मलिटी के लिए। जब हम मोलरिटी की बात करें तो वहाँ हमारा न्यूमरेटर में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का यही मतलब है कि कितने मोल्स हमने उसमें डिजॉल्व किया है। और ये डायरेक्टली किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे
मॉलिक्यूलर मास को इंडिकेट कर रहा है, या मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं, उससे इंडिकेट कर रहा है। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। और लास्ट वाला क्या है, फॉर्मेलिटी, जहाँ पर हमारा न्यूमरेटर क्या है, ये न्यूमरेटर हमारा है लास्ट में नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा ये नॉर्मलिटी में ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इसमें है मॉलिक्यूलर वेट और इसमें है ग्राम फार्मूला वेट। अब ग्राम फार्मूला वेट क्या होता है, जिनका फार्मूला हमें नहीं पता होता है, उनके इम्पेरिकल फार्मूला से, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नहीं पता, उनके इम्पेरिकल फार्मूला से मैं उनका वेट निकालता हूँ, वो फार्मूला वेट होता है। और उस फार्मूला वेट के अकॉर्डिंग अगर मैं ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में उसे डिजॉल्व करूँगा तो जो बनेगा उसे 1F सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा 1F, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये 10F भी कह सकते हैं। अगर 10F सॉल्यूशन कहा गया है, इसका मतलब कि 585 ग्राम, 558 ग्राम ऑफ ये। अगर इसे 0.1F सॉल्यूशन कहा गया मतलब 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट उसी रेशियो से ये चेंज होता जाएगा। ओके, तो हमने ये सारी बातें यहाँ देख ली। और एक है इनके बाद जिसे हम कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, और इसे लिखते हैं सेम वही जैसे कैपिटल M हमारा मोल्स था ना, मोलैरिटी, वैसे ये स्मॉल m मोलैलिटी। इनमें था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह अब यहाँ होगा वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ये हमारा मोलैरिटी है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब हम मोलैरिटी समझ रहे हैं, ये कैपिटल M वाला मोलैरिटी समझ रहे हैं, एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा मोलैरिटी, ये देखिए यहाँ मोलैरिटी दिख रहा है, यहाँ मोलैलिटी दिख रहा है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है पर वॉल्यूम ऑफ, मतलब कह सकते हैं 1 लीटर, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन के भीतर। यहाँ कह रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 1 kg सॉल्वेंट के भीतर। देखिए एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन के भीतर, और यहाँ कह रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट के भीतर। अब आप कहेंगे केजी क्यों कह रहे हैं सर, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 100। अब ये 100 को अगर मैं नीचे लाऊं, इसके भी नीचे, तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000। तो किसी भी वेट ऑफ इन ग्राम को डिवाइड बाई 1000 करूँगा तो वो केजी होता है। तो इसे मैं इनडायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए कैपिटल M और स्मॉल m में क्या डिफरेंस है, जल्दी से ही समझना है। वहाँ भी ये समझ था कैपिटल M में कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है हर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पर कह रहे हैं स्मॉल m में कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है हर 1 kg सॉल्वेंट में। देखिए वो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। वो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे इन वॉल्यूम इन लीटर, ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं इन वेट इन केजी। ठीक है, यही हमारा डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 1 m सॉल्यूशन है ऑफ शुगर। अब ये शुगर का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए यहाँ पर आपको ये बात समझ आएगी। शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। ये हमारे शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब
1 मोल मीन्स होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स के क्या वेट होंगे, ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा। कार्बन के लिए है 12, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16। तो मुझे इनके 12 इंटू 12, 1 इंटू 22 और 16 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना है। तो ये आता है 342 ग्राम। अब करके देख सकते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ शुगर इतना है 342 ग्राम। और जब 1 m ऑफ सॉल्यूशन है मतलब कि 1 मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व है, मतलब 1 मोल ऑफ शुगर, 1 मोल ऑफ शुगर का कितना वेट है 342 ग्राम। मतलब कि 342 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, बिल्कुल नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है हमारा, वाटर। ये है इसका मतलब कि 342 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। यहाँ पर अब मैं सॉल्यूशन की बात करनी, जब मैं 342 ग्राम को 1 kg वाटर में डिजॉल्व करूँगा तब जाकर मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन का क्या वेट होगा, 1000 ग्राम इस सॉल्वेंट का और 342 ग्राम सॉल्यूट का, मतलब टोटल 1342 ग्राम। ये वेट होगा हमारे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिलेशन दिया है, दोनों को मिलाऊंगा तब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन पाऊंगा। लेकिन पहले क्या दिया था मोलारिटी में, वहाँ पर मोलारिटी में वहाँ दिया था हमारा एक तरफ सॉल्यूट और दूसरी तरफ सॉल्यूशन, मतलब ऑलरेडी डिजॉल्व करने के बाद जो कंप्लीट चीज़ मुझे मिल रहा है उसके बीच में रिलेशन था। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। और लास्ट में एक आखिरी है मोल फ्रैक्शन। ये सीधी सी बात है, ऐसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन में क्या चीज़ से बना है, ये टोटल सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। ठीक है, अच्छा हम लेते हैं कि हमारे पास 2 मोल ऑफ सॉल्यूट मैंने डाला 6 मोल ऑफ सॉल्वेंट में, तब मुझे यहाँ पर मिला है अपना सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ तो मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दोनों का निकाल सकता हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का भी निकाल सकता हूँ और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी निकाल सकता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे, जस्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब कि टोटल कितना है इनका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट अगर मैं टोटल ऐड करूँ तो ये 2 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड 6 मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब टोटल 8 मोल है ना, दोनों मिलाकर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब है कि ये टोटल में से कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट है। तो ऑब्वियस ये बात है 2 आउट ऑफ 8, ये टोटल मोल्स 8 है, इनमें से 2 मोल्स जो है ये सॉल्यूट के हैं, तो 2/3 8। इनके लिए अगर मैं देखूँ तो इनका क्या है, टोटल तो 8 है लेकिन उसमें से 6 मोल्स सॉल्वेंट के हैं, तो 6 आउट ऑफ 8 ये हुआ। और इन दोनों को जब भी मैं ऐड करूँगा ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, तो वो हो भी रहा है। मैं 2/8 को अगर 6/8 से ऐड करूँगा तो ये 8/8 है, दैट मीन्स 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है इस टाइप से। इसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन तो निकाल रहे हैं लेकिन ये मोल का फ्रैक्शन है। टोटल मोल कितने थे 8, इस 8 में से कितने मोल है हमारा सॉल्यूट, 2 मोल, तो 2 आउट ऑफ 8। ये टोटल मोल फिर से है 8, इनमें से कितने मोल हमारा सॉल्वेंट है 2 है, 6 है, तो 6 आउट ऑफ 8 ऐसे दोनों को ऐड करूँगा तो ऑब्वियसली ये 1 हो जाएगी। तो जब भी मैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट करूँगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। इसे कैसे लिखते हैं, एक्चुअली ये तो मैंने एग्जाम्पल से दिखा दिया एक, ऐसे लिखते कैसे, इसे ऐसे लिखते हैं।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सेम यही है इनके लिए भी, जस्ट ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह अब ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रहेंगे। तो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमने 10 वैरायटीज़ देख लिए हैं किनका क्वांटिटेटिव इनका क्लासिफिकेशन। देखिए अब एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास? मास परसेंटेज, मतलब कि मास बाई मास की बात हो रही है। जैसे मास बाई मास की बात, अगर मैं 5% मास बाई मास सॉल्यूशन ऑफ NaCl कहूँ, इसका ये मतलब है कि हमारे पास 5 ग्राम ऑफ NaCl है इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ किनके बीच में रिलेशन है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूँ कि हमारे पास 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल एंड वाटर है, इनका मतलब है कि 10 ml ऑफ एल्कोहल है 90 ml ऑफ वाटर में, या कह सकते हैं 100 ml ऑफ एल्कोहल है इन 900 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इनके बीच में रेशियो या परसेंटेज यही है कि ये 10 है तो ये 90 है। किनके बीच में हो रहा है बात? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। आगे अगर हम देखें मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब किनके बीच में बात हो रहा है? ये मास, इनका मास और इनका वॉल्यूम सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम किन में रहेगी? इन मिलीलीटर। तो अगर मेरे पास ये है 5% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसका ये मतलब कि है कि 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन याद रखना है। ठीक है, यही बात है। ओके, ppm की बात हो अगर, तो यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्यूट अगेन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1×10⁶। इनका कैसे एग्जाम्पल है? अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास एक सैंपल ऑफ वाटर है जिनमें 4 ppm हमारा क्लोरीन है, इसका ये मतलब है कि 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सैंपल क्यों ले रहा हूँ? मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात है। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर 5 ppm है, इसका ये मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ एयर। कुछ भी बात हो, जस्ट 4 ppm है या कुछ भी ppm है, मतलब इतना ग्राम प्रेजेंट है इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन। ओके, स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ है कितने ग्राम ऑफ माने सॉल्यूट। अब यहाँ पर सिर्फ ग्राम कह रहे, ग्राम में, हाँ, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, ऐसे कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं है, यहाँ पर ग्राम फार्मूला वेट नहीं है, सिर्फ ग्राम, नॉर्मल ग्राम जो हम समझते हैं। तो अगर मैंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ हमारा NaCl सॉल्यूशन 8 है, इसका ये मतलब है कि 8 ग्राम ऑफ NaCl हमने डिजॉल्व कर दिया 1 लीटर ऑफ वाटर में। ये सीधा है ना, कि जस्ट मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ 8 है, मतलब कि 8 ग्राम मैंने डिजॉल्व किया है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास 8 ग्राम है। बस यही ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहाँ पर सॉल्यूशन कह रहे, कहाँ पर सॉल्वेंट कह रहे, दोनों अलग बात है। सॉल्यूशन मतलब जब मैंने डिजॉल्व कर चुका है, दोनों मिलाकर जो प्रोडक्ट है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट डला है ये हम देख रहे हैं। और जब मास बाई मास की बात कर रहे थे या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वह हम बोल रहे थे कि इतना सॉल्यूट इतने सॉल्वेंट में मिलाऊंगा तब जाकर ये सॉल्यूशन बनेगा। दो अलग बातें हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया स्ट्रेंथ। इसके बाद अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो यहाँ पर अब सिर्फ इतना देखते हैं कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डला है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट। अब जस्ट मेन बात यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट को समझने में ही है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर या बेसिसिटी। तो हमारा H2C2O4, यहाँ पर H2 है तो बेसिसिटी इनका 2 होता है, हमने पहले भी बताया था कैसे।
तो उस 2 से अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दूँ तो ये जो आएगा वही हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है। तो जस्ट ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं। और अगर 1n सॉल्यूशन है मतलब कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व किया गया है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ऑक्सैलिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है 63, मतलब 63 ग्राम डिजॉल्व किया गया है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 2n सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व किया गया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 63 ग्राम इन केस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 126 ग्राम। तो 126 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगर 0.2 है तो वैसे ही, 0.1 है तो वैसे इसी रेशियो में जस्ट ये चेंज होते रहेंगे। अब मैं जब मोलरिटी की बात करूँ, मोलैरिटी, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन में। एक मोल सॉल्यूशन सॉल्यूट डिजॉल्व है, या 2 मोल सॉल्यूशन सॉल्यूट डिजॉल्व है, या 3 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, यही बस यहाँ पर बता रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा सॉल्यूशन जो है 1 कैपिटल M सॉल्यूशन है, इसका ये मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट का कितना वेट होता है ये हम निकाल सकते हैं उनका मोलर मास निकाल कर। तो हमने मोलर मास निकाला ऑक्सैलिक एसिड का, ये 126 होता है। देयरफॉर 1m का मतलब है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्योंकि 1 मोल का वेट 126 ग्राम होता है ऑक्सैलिक एसिड के केस में। जस्ट ऐसे। अब ये ऐसे ही जैसे 1m है, ये 0.1m भी हो सकता है, ये 2m भी हो सकता है, 5m भी हो सकता है, 0.5m भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली ये वाले वेट भी चेंज होते रहेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर कहा भी अगर ये 1m होता तो 126 ग्राम है, अगर 2m होता तो 2 × 126। ओके, ऐसे ही चल रहा है। अब फॉर्मेलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट। तो अब ग्राम फार्मूला वेट मैंने पहले डिफाइन किया कि ये जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से जब मैं वेट निकालता हूँ तो उसे हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जब मैं एम्पिरिकल फार्मूला से वेट निकालता हूँ तो उसे फार्मूला वेट कहते हैं। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता चुका हूँ कि हमें कभी कभी पता रहता है कि कौन से एटम कितने रेशियो में एक दूसरे से मिले हैं, और तब जाकर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूं, हमने पहले सुना है ग्लूकोज के बारे में C6H12O6। यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन के एटम, 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम एंड 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम, ये सारे मिले हैं तब एक मॉलिक्यूल बना किनका, ग्लूकोज का। तो हमें पता है ना कि 6, 12 और 6 ये ऐसे ऐसे मिलेंगे, लेकिन अगर हमें नहीं पता होता, सिर्फ हमें रेशियो पता है, तो इसे तो ऐसे भी लिख सकते थे। 6 की जगह मैं 1 लिखता, 1 और H2 और O ऐसे। अब ये 6 आपस में मिले हैं कि 10 मिले हैं कि कितने मिले हैं मुझे नहीं पता। तो ये जो हमारा नीचे वाला है ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो है, जो हमें पता है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। जनरली आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं जैसे NaCl, इनका हमें नहीं पता होता कि ये NaCl इस टाइप से है, ना N2Cl2 ऐसे है, ना कि Na3Cl3 ऐसे है, ना कि Na4Cl4 ऐसे है। वो किस टाइप से मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें उनका रेशियो पता है कि जब भी जितने Na होंगे उतने ही Cl होंगे, तो हमने ये एक बना दिया। ये है इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर हमें नहीं पता होता कि ग्लूकोज में 6 एटम ऑफ कार्बन एंड 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही मिलते हैं तब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन ये पता होता कि इसी रेशियो में वो मिलेंगे, कि कार्बन अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होंगे। तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट लिखते और इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब जब मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना होता है तो मुझे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूँगा। अगर मुझे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो मुझे उनका एम्पिरिकल फार्मूला पता है, और एम्पिरिकल फार्मूला से जो वेट निकलता है उसे हम फार्मूला वेट कहते हैं। तो जैसे NaCl के लिए हम जो निकालते हैं उसे फार्मूला वेट कहते हैं। तो इसलिए ये ऐसा हुआ, NaCl का मैंने यहाँ पर फार्मूला वेट निकाला। अब 1F ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl का यही मतलब है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
0.1 F होता तो 5.85 ग्राम होता, 10 F होता तो 585 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इतनी सी बात है, हमने इसे 2 बार समझ लिया। अब ये आ रहे हैं यहाँ पर मोलालिटी और मोलारिटी, ये जो ऊपर में था इनमें यही फ़र्क है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसे हम कहेंगे मोलारिटी। मोलालिटी में मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, यहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये बात आपको समझना है बस। तो 1 m सॉल्यूशन ऑफ शुगर का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ शुगर डिजॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। अब 1 मोल ऑफ शुगर का कितना वेट होता है? 1 मोल ऑफ शुगर का वेट होता है 342 ग्राम, तो 342 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में। ये हमारा हो गया 1 m सॉल्यूशन ऑफ शुगर। मोल फ्रैक्शन बहुत ईजी है, सबसे ईजी यही है कि हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया है जिनमें 2 मोल ऑफ सॉल्यूट डला है और 6 मोल ऑफ सॉल्वेंट डले हैं, टोटल कितने मोल होगा? 8 मोल। अब इनमें से सॉल्यूट का कितना मोल है? 2 आउट ऑफ 8, तो 2/8 ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का कितना है? 6 आउट ऑफ 8, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को ऐड करूंगा तो हमेशा 1 आना चाहिए। ओके, और ये बातें ऐसी एक्सप्रेशन में ऐसे यहाँ दिखा है। तो इस तरीके से हमने एक बार 10 मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं समझते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ 2 नोट देख लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थोड़ी ट्रिकी है और एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 m सॉल्यूशन, 1 कैपिटल M, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, ठीक है, एंड स्मॉल n स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। तो 1 m सॉल्यूशन अगर कोई भी एक मैं सब्सटेंस ले लूँ, फॉर एग्जांपल NaCl, तो 1 m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 स्मॉल m सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कहने का ये मतलब है कि NaCl का 1 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा कंपेयर टू NaCl का 1 मोलालिटी वाला सॉल्यूशन। ये क्यों? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज स्लाइटली लेस देन 1 एट रूम टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर 1 से थोड़ा कम होता है, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन कंपेयर टू मोलालिटी वाला सॉल्यूशन। अब ये क्यों होगा ऐसा, इसके कारण ये आप थोड़ा सोचिए, तब तक मैं दूसरी पॉइंट को बता रहा हूँ। नंबर 2 कह रहे हैं कि ये M मतलब हुआ हमारा मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सारे इन्वॉल्व करते हैं क्या? वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इनके न्यूमरेटर में तो जो है डिनोमिनेटर में तीनों का सेम ही चीज़ें हैं। क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये इनके डिनोमिनेटर में है, मतलब तीनों में ही वॉल्यूम की बातें हो रही है। और वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम जो हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारा जो कैपिटल M, स्मॉल कैपिटल M या कैपिटल F है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारे ही फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही हम डिफाइन कर सकते हैं ये 1 m है। अगर वो टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर वो 1 m से कुछ और बन सकता है, कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे जो भी हम डिफाइन करते हैं जैसे 1 m सॉल्यूशन, ये सब एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वैलिड है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स इन्वॉल्व है। वेयर एज जो हमारा स्मॉल m है, जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं, मोलालिटी, सॉरी, ये ऐसे मोलालिटी, जिसे हम मोलालिटी कहते हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन, ये सारे मास इनमें इन्वॉल्व है। इनमें टेम्परेचर, ये वॉल्यूम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हमने देखा भी है मोलालिटी के लिए। अगर एक बार और देख लेते हैं यहाँ मोलालिटी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर भी नंबर है, 1 मोल है या 2 मोल है या 3 मोल है, और उन मोल्स का कुछ मास होगा, तो ये भी मास है। और नीचे क्या है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, ये भी एक मास है। कहीं भी वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। वैसे ही जब मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ भी वॉल्यूम की कुछ बात नहीं हो रही। तो ये सारे किस पे डिपेंडेंट है? ये मास पर डिपेंडेंट है। और हम जानते हैं कि मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है।
मास पर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयरफॉर ये हमारा जो मोलैलिटी है और मोल फ्रैक्शन है ये सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। चाहे मैं 5 डिग्री में बात करूँ तब भी अगर 1 मोलैलिटी वाला सॉल्यूशन जो है वो 5 के जगह 50 डिग्री में चला जाएंगे तब भी वो 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो ये दो बातें हमने समझ ली। यहाँ पर ये देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 कैपिटल M मतलब मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन जो है वो मोलैलिटी वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूम टेम्परेचर में हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर इज स्लाइटली लेस देन 1। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले तो डेफिनेशन देखना होगा कि कैपिटल M क्या कहता है। यह कहता है नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution, ठीक है, इन लीटर। और हमारा स्मॉल m क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिनोमिनेटर का ही डिफरेंस है। अगर मुझे इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, हम क्या जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मुझे अगर इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इनमें डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना। जब मैं डेंसिटी को मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ये इक्विवेलेंट मास में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी को वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स जो थे तब ये हमारा मास बन रहा है और यहाँ भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स और नीचे तो मास है ही, ठीक है। अब आप ये देखिए कि रूम टेम्परेचर में क्या कह रहे हैं, ये मान लेता हूँ अगर वाटर है तो वाटर का ये 1 kg मतलब 1 ऐसे लिख सकते हैं 1 kg और इनके लिए 1 लीटर। अगर हमारा वाटर का डेंसिटी 1 होता तो ये 1 kg और ये 1 लीटर दोनों ही इक्वल होते, 1 kg और 1 लीटर अगर हमारा डेंसिटी 1 होता, ठीक है। तब ये 1 kg मतलब ही 1 लीटर। 1 लीटर का वेट कितना होता, 1 kg होता, या 1 kg ऑफ वाटर मैं ले रहा हूँ तो उनका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, ऐसा होता। लेकिन कह रहे कि हमारे रूम टेम्परेचर में हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर थोड़ा कम है, स्लाइटली कम है, तो ये रो की वैल्यू कम है। अगर रो की वैल्यू कम है तो स्मॉल वैल्यू ऑफ रो इंटू 1 लीटर मैं करूँगा तो मुझे मास जो मिलेगा वो क्या 1 kg मिलेगा। ये 1 से कम है, मान लीजिए ये 0.9 है इंटू 1 लीटर, तो कितना मास हो रहा है 0.9 kg, मतलब मास छोटा हो रहा है। इस केस में अगर मैं देखूं यहाँ पर अगर मास 1 kg है तो इस केस में मास कितना है, सोच लीजिए 0.9 kg है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारा डेंसिटी छोटा है। डेंसिटी अगर 1 होता तो यहाँ पे जैसे मास 1 kg है तो यहाँ भी मास 1 kg होता है। क्योंकि हमारा डेंसिटी कम है एट रूम टेम्परेचर, ये 1 kg की जगह यहाँ पे 0.9 kg है। अब देखिए न्यूमरेटर सेम है दोनों में, लेकिन डिनोमिनेटर में एक है 0.9 kg एक है 1 kg। अब कौन सा बड़ा होगा बताइए। एक फ्रैक्शन जब बनता है a बाई बी तो उनमें अगर न्यूमरेटर सेम है और ये a बाई बी और a बाई सी, ठीक है, ये दो फ्रैक्शन है हमारे पास, इनमें से कौन सा बड़ा है अब डिपेंड करता है कि जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है वो ओवरऑल टर्म बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं जैसे 3/4 और 3/5, अब इनमें से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली हमारा जिनका डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे इनका डिनोमिनेटर छोटा है इसके कंपैरिजन में तो ये बड़ा है, 3/4 इज़ ग्रेटर देन 3/5। सिमिलरली इनका डिनोमिनेटर जब छोटा है तो ये ओवरऑल टर्म बड़ा है, और ये ओवरऑल टर्म बड़ा है मतलब हमारा 1m सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कंपेयर टू 1 स्मॉल m सॉल्यूशन। तो यही बातें हैं जिससे हमें समझ आ रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज स्लाइटली लेस देन 1 एट रूम टेम्परेचर। इसके कारण 1m सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कंपेयर टू 1 स्मॉल m सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।